नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम 18th प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है डू बी गो हैव, इसको डिस्कस करेंगे। ये 18th प्रिंसिपल है बुक होमलेस टू बिलियनियर, जो कि लिखी गई है एंडर्स पेरे द्वारा। और इसके बाद हमारा ये जो बुक का डिस्कशन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम ये जो लास्ट प्रिंसिपल है 18th, इसको डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसका प्रिंसिपल का नाम है डू बी गो हैव। ऑथर कहते हैं कि टीचर जो हैं आपकी लाइफ में आपको लर्न करने में आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग जो है आपको ही करनी पड़ती है। आपकी जगह पे टीचर लर्न नहीं कर सकते हैं, वो दैट इज़ योर पार्ट, दे कैन सपोर्ट यू ओनली। सो टीचर्स आर देयर फॉर योर फैसिलिटेशन, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। और ऑथर कहते हैं आपकी जो लाइफ है उसको हमें फुलेस्ट एंजॉय करना चाहिए, उसको मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए बाय 4 मीन्स, जो कि इस तरह से हैं। फर्स्ट, डू का मतलब डूइंग एक्शंस नेसेसरी टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। आप मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अट्रैक्ट करने के लिए वेल्थ को, वो कीजिए। नेक्स्ट है बी मतलब फोकस्ड ऑन कन्वर्टिंग फ्यूचर इनटू रियलिटी। आपके जो फ्यूचर को है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स करिए, फोकस करिए, मैक्सिमम एफर्ट्स कीजिए। थर्ड इज़ गो में आता है थिंक, राइज एंड बिलीव मोर कैन बी अचीव देन वट एवर इज़ अचीवेबल। आप जो अचीव कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप थिंक करिए और रिस्क लीजिए, ताकि आप जितना अचीव कर सकते हैं उससे ज़्यादा अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ हैव में आता है कॉन्फिडेंस एंड फेथ दैट यू कैन डू इट, कि आप ये अचीव कर सकते हैं। यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, अपने आप में आप एक विश्वास लेके आइए। ऑथर ने अपनी लाइफ जो है फुकेट में अपनी जो मैक्सिमम अपनी इंजॉय करी, जितना भी वो लाइफ में इंजॉय करना चाहता था, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। जबकि उसकी लाइफ स्वीडन में, जबकि वो स्कॉटलैंड में था, तब वहाँ पे उसकी लाइफ जो है जस्ट लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, फेलियर थी, पिटी सिचुएशन थी स्कॉटलैंड में। क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, स्ट्रीट गैंग्स, लड़ाई झगड़े, डेली ड्रिंक करना, इस तरह की बुरी आदतों, बुरी सोसाइटी में पड़ गया था। लेकिन जैसे ही वो थाईलैंड में फोकट में आगे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। फिर उसके बाद उसने पूरा अपना लाइफ को पूरा एंजॉय किया जिस तरह से वो चाहता था। और अभी आज की डेट में वो कह लीजिए अपनी जॉय को फुलेस्ट इंजॉय करता है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी वेकेशन, बीचेस पे जाना, पार्टीज़ करना और अवार्ड विनिंग सेलिब्रेशंस को जाके इंजॉय करना। तो इस तरह से वो अपना लाइफ को फुल इंजॉय कर रहा है। ऑथर एक मैसेज भी देते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कॉइन किया कि जिसमें है, उन्होंने कहा है कि डू, बी, गो एंड हैव, ये 4 स्टेप हैं। इसको फॉलो करके आपको जो है अपनी लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करना चाहिए। इस बुक इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट्स ऑथर ने शेयर किए हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू प्रेजेंट, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर ने माइक टाइसन, जो कि रिनाउंड वर्ल्ड चैम्पियन था बॉक्सिंग का, उसकी इंटरव्यू ली, उसके साथ डिस्कशन किया। तो उससे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, या आपने कैसी आपकी जर्नी रही लाइफ की। तो माइक टाइसन ने बताया कि जब वो छोटा था, रादर जब वो अपनी 14 साल की एज तक पहुंच गया था, या 14 साल की एज में उसने अपनी पिक्चर माइंड में बना ली थी कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है। माइंड में उसने विजुलाइज कर लिया था कि वर्ल्ड चैम्पियन वो बन गया है, और किस तरीके से वो
ओपोनेंट्स को डिफीट कर रहा है, अपनी जो कह लीजिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बेल्ट जो है वो वियर कर रहा है, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हिप हिप हुर्रे कर रहे हैं। तो ये सारा उसने मेंटली विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और अकेला ये विजुअलाइजेशन ही सब कुछ नहीं था, उसके साथ साथ उसने एक्शन भी लिए। एक्शन उसने क्या क्या लिए, वो ये थे कि डेली वीकली जो 5 से 6 दिन वो प्रैक्टिस करता था बॉक्सिंग की। उसके साथ साथ जो ये डू पार्ट में आता है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑथर ने बताया, पहला डू बी गो एंड हैव। तो जो 5 से 6 दिन वो प्रैक्टिस करता था बॉक्सिंग की, वो डू पार्ट में आ जाता है। फिर वो मैचेस में पार्टिसिपेट करता था, वो बी पार्ट में आ जाता है कॉन्सेप्ट के। थर्ड जो है वो रिंग में उन ओपोनेंट्स के साथ बॉक्सिंग करता था जिनसे वो डरता था, दैट कम्स अंडर द गो पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। जो फोर्थ है, जो कि उसने जो अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली, उसके बाद उसकी कह लीजिए उसको बहुत सारी जीत प्राप्त हुई, हार प्राप्त हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, उसकी बहुत कह लीजिए उसको पब्लिसिटी हुई। तो ये सारा कुछ जो है उसका फोर्थ जो पार्ट है कॉन्सेप्ट का, हैव, उसमें आ जाता है। तो ये सारा सब कुछ उसने एक्शंस लिए। और कहते हैं, ऑथर कहते हैं, कभी आप ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम है, मैं कल कर लूँगा, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपके पास जो है आप जो हैं कि ऑलरेडी लेट हो चुके हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो डोंट प्रिज्यूम कि आपके पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। रॉबर्ट कियोस्की एक हुए हैं ऑथर, रिनाउंड ऑथर, वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर, जिन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। इसके उन्होंने कहा है कि आपको ये जो रैट रेस है उसे बाहर आना चाहिए और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। आपको लेयर टाइम अपना एंजॉय करना चाहिए। वो कैसे कहते हैं, एक्सकर्शंस पे जाना चाहिए, हॉलीडेज़ ट्रैवल्स करना चाहिए, अपना कह लीजिए टीम बिल्डिंग्स करनी चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स टीम या कह लीजिए अपने और फैमिलीज़ के साथ जो अपना एंजॉय करना चाहिए। ये आपको रूटीन की जो रैट रेस है सो कॉल्ड, उससे बाहर निकल के अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो कहते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ में आपको जो पैशन है उसको आप लिव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। दूसरा, आप इंस्पायर्ड रहते हैं खुद भी और दूसरों को भी करते हैं, और अपनी जो कह लिए दूसरों को अपनी उनकी वैल्यू प्रूव करते हैं, उनको एज ए कह लीजिए इम्पोर्टेंस उनकी बता पाते हैं, उनको कितनी उनकी कीमत है ये उनको दिखा पाते हैं। आपकी लीडरशिप ट्रेड आप शो ऑफ करते हैं अपनी, आप टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवा सकते हैं या कर इससे होती है। इसके बाद वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट जो होता है कि जिससे हर किसी का जो कह लीजिए लाइफ में बिगर एंड बिगर जो कह लीजिए वेल्थ अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती है। और इस तरीके से जो एक लास्टली है कि टीम के जो मेंबर हैं उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इसके होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डू बी गो एंड हैव। इसमें ऑथर कहते हैं कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया अपनी कंपनी में जिसमें था वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट, जो कल्चर थी वो डेवलप की। उसमें क्या करते थे, ये हर एक एम्प्लॉई के लिए ये करते थे। उसमें वंस इन ए लाइफ टाइम एक हर एक एम्प्लॉई के लिए एक इवेंट वो करते थे, एक उन्होंने कल्चर डेवलप की थी। उसमें कह लीजिए हर एक एम्प्लॉई को एंगेज करते थे, हर एक कंपनी के एम्प्लॉई को उसमें। और जो कह लीजिए उसके फ़ायदा क्या होता था, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकली आते थे, और उसके जो फिर रिज़ल्ट्स आते थे उसको यूनिकली जो है सारी टीम मेंबर्स जो हैं सेलिब्रेट करते थे।
दैट इज़ वो एक तरह का कह लीजिए वंस इन ए लाइफ टाइम एक सेलिब्रेशन होती थी। और इस तरह के जो सेलिब्रेशन जो हैं वो किसी भी, जितनी भी आप सैलरी दे दीजिए या किसी तरह का भी कुछ आप कर लीजिए एम्प्लॉयज़ के लिए, वो उससे अलग ही रहेगा, एक मेमोरी उसके दिमाग में हमेशा के लिए, कि उसकी लाइफ में एक वंस इन ए लाइफ टाइम कुछ ऐसा इवेंट हुआ था या कंपनी में सेलिब्रेट हुआ था या कंपनी ने सेलिब्रेट किया था मेरे साथ सभी ने मिलके। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं इस कल्चर के, जो ये जो वंस इन ए लाइफ टाइम कल्चर है, इसके बेनिफिट होते हैं कि लॉयल्टी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम वर्क बढ़ता है, और जो कह लीजिए एक दूसरे के प्रति जो टीम वर्क की भावना है वो बढ़ती है। ऑथर के कंपटीटर्स जो थे उसको बड़ा क्रेज़ी बोलते थे, उनको इनोवेटिव बोलते थे, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिव थे, टीम इसकी बड़ी कॉन्फिडेंट थी और सक्सेसफुल ये कंपनियां चला पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इनके एम्प्लॉयज़ और टीम वर्क शो करके अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देते थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ इन द एंड दे विल से, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर चाहते थे कि उनके बारे में ये उनके जाने के बाद इस तरीके से वो मशहूर हों कि लोग उनके बारे में ये सोचें कि कोई था ऐसा इंसान जिसने थाईलैंड के बीच पे रह के बिलियंस डॉलर्स कमाए। तो ये एक तरह की वो चाहते थे कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से, मेरे जाने के बाद इस तरह का मेरे बारे में लोग सोचें, या मेरे बारे में इस तरह की एक लोगों में वो हो, मेरे बारे में कंसेप्ट हो, या लोग इस तरीके से मुझे याद करें। और ये भी एक तरीक़ा से ये भी चाहते थे कि लोग मेरे को इस तरीके से जाने कि एंड्रस पेरे कोई इंसान था जिसने, एक लीडर था जिसने के हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को, लोगों की जो थाईलैंड के उनकी को ट्रांसफॉर्म किया, उनकी कह लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की भलाई की, लोगों का बहुत फ़ायदा किया, किसी भी तरीके से वो कर सकता था। तो इस तरीके से, इस तरह का लीडर वो इस तरह की लीडरशिप की इमेज वो छोड़ना चाहता था आपके जाने के बाद, ताकि इस तरीके से लोग उसको पहचान सकें या उसके बाद उसको याद कर रख सकें। और ये विजुअलाइजेशन जो थी इसके चलते उसने, जो कह लीजिए ऑथर ने बहुत सारे सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे काम किए, आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे काम किए ऐसे। और ये जो विजुअलाइजेशन थी वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करता था, उनको भी बताता था कि मैं ऐसा ऐसा मेरा प्लान है या मैं ये करना चाहता हूँ, वो करता भी था और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंगेज करता था। तो इसका बेनिफिट्स ये होते थे कि एम्प्लॉयज़ की जो उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाती थी या बढ़ गई थी, और हमेशा वो उसको एज ए लीडर मान के जो भी वो करता था या कहता था उसको बिना किसी सेकंड थॉट के मान लेते थे और उसको एक्ट कर लेते थे, उस पर काम चलते थे और उसको जो वो चाहता था वो कर देते थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ स्टार्ट इमीडिएटली डिस्पाइट योर साइज़। इसमें ऑथर कहते हैं कि बिजनेस के सक्सेस प्रिंसिपल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। उसमें कहते हैं कि कंपटीटर्स जो यूजुअली उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि ऑथर की तो बहुत बड़ी कंपनी है या इसके पास कंपनियां हैं, बहुत कुछ सिस्टम, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा बहुत कुछ है, ये तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाकी छोटी कंपनियां वो इतना खर्चा नहीं बियर कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जितना कुछ ये कर पाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये बातें सारी सुन के ऑथर बड़ा हंसता था और रादर वो कहता था कि ये सारा कुछ जो है ये इसमें इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, ये सारा कुछ जो है पैसे से संबंधित नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ये एक आपकी बड़ी सोच के साथ संबंधित है, ना कि पैसे के साथ संबंधित है। तो उसका ये फंडामेंटल बहुत क्लियर था और ये फैक्ट भी था कि ये जो चीज़ें हैं आपके माइंडसेट या आपकी बड़ी सोच के साथ संबंधित होती हैं। लेकिन ये जो और ये जो फीलिंग जब आती है, उसने एक ये जो कल्चर बनाई थी ऑथर ने अपने वंस इन ए लाइफ टाइम वाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बेनिफिट क्या होता था उसमें
एक तो कह लीजिए फेथ डेवलप होता था, अटैचमेंट बढ़ती थी, और कह लीजिए वैल्यूडेशन होती थी, रिकॉग्निशन होती थी एम्प्लॉयज़ की। और इस तरीके से आप एम्प्लॉई को एक कह लीजिए अपनापन महसूस करवाते थे, उसको एक अटैचमेंट महसूस होती थी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फिर वो अपना कह लीजिए बेस्ट पॉसिबल जो है आउटपुट दे पाता था। सो इसमें जो मेन पर्पस जो था वो गिविंग का, उसमें कुछ मॉनेटरी ना होके उसको उसकी वैल्यू रिकॉग्निशन होता था, वंस इन लाइफ का जो कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था। सो इट वाज जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल गिविंग। इसमें जो कॉन्सेप्ट के जो 4 पार्ट थे वो इस तरह से होते। फर्स्ट जैसे डू में क्या था कि अनकरेज द एक्शंस इन द कंपनी विच ब्रिंग्स एम्प्लॉयज़ टुगेदर टू वर्क टुगेदर इन अ मेमोरेबल सिचुएशन, ताकि वो एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होकर काम कर सकें एज ए कोहेसिवली एज ए टीम। सेकंड में बी में आता था कि फोकस्ड ऑन पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, जो भी काम करते थे। थर्ड में आता था गो में था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग सोचना, उनकी एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग उनको पर्सनलाइज करके, उनको मेमोराइज़ करके, ताकि जो उनकी डेली रूटीन पे जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना। फोर्थ था हैव में क्या था कि कॉन्फिडेंस होना एम्प्लॉयज़ पे कि वो अपने आप को इंगेज करेंगे, अपने आप को इतना इम्प्रूव करेंगे ताकि वो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको पूरा करेंगे, उस पर पूरा उतरेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें वॉलंटियर एज ए ग्रुप। ऑथर जो थे हमेशा वॉलंटियर करने के लिए हमेशा सबसे पहले रहते थे और सबसे आगे रहते थे, और उसको इनमें उनको वाइब्रेशनल गिविंग का उनको जैसे उनमें उनकी बहुत ये भावना कह लीजिए कूट कूट के भरी हुई थी उनके माइंड में, बॉडी में, बहुत इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ये जो माइंडसेट थी एक पॉजिटिव माइंडसेट, इससे क्या होता था टीम की जो क्रेडिबिलिटी थी या उनका टीम वर्क था वो उसमें ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ता था। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जितना आप भला करते हैं, जितना आप अच्छे काम करते हैं, तो आपका कह लीजिए आपकी जो मोराल जो है आपका वो बूस्टअप होता है। और आप अच्छे काम जो कहते हैं कि करने हैं, अगर आप में के दिमाग में ऐसा है कि आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोसाइटी से, अपनी लोकल कम्युनिटी से स्टार्ट करना चाहिए। इसी को दिमाग में रखते हुए ऑथर जो है अपनी लोकल कम्युनिटी में सबसे पहले जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग भलाई के काम करता था। और इसमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर जो काम करता था उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ लेके चलता था एज ए टीम वर्क, ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो, उनको भी एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अटैचमेंट उनकी एज ए टीम वर्क हो। उसका ओवरऑल बेनिफिट उनको ये भी महसूस हो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की भलाई के लिए या सोसाइटी के लिए कर रही है। तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी वाइब्स जाती हैं सोसाइटी में भी और एम्प्लॉयज़ में भी। इसमें ओवरऑल सभी तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। ये जो वाइब्रेशनल गिविंग का जो एक कॉन्सेप्ट था जो ऑथर ने एक सोचा था और उस पर काम करता था। नेक्स्ट इज़ बी लाउड व्हेन यू गिव रिकॉग्निशन। कहते हैं ये कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, ये सीक्रेट नहीं होता है। जब भी आप कोई रिवार्ड या रिकॉग्निशन वर्क प्लेस पे देते हैं या किसी को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि डिज़नी में एम्प्लॉयज़ जो हैं, कंपनी डिज़नी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन, उनकी रिकॉग्निशन जो होती है वो बड़ी मतलब धूमधाम से होती है उनकी, क्योंकि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उस पर डिपेंडेंट करती है एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ एक्सेप्शनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन शो करते थे उनको फिर वो एक्सेप्शनली ही उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था और बड़े ग्रैंड तरीके से उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। एक इसी तरह से कंपनी है
जो कि पेरेंट कंपनी है KFC की, और टैको बेल्स कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी है ये यम। तो इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो उनकी रिकॉग्निशन की जाती है। उनमें जो कंपनी हेड्स होते हैं वो एक बैंड तैयार करके 5-6 एम्प्लॉयज़ का, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है या उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया होता है, उनको परेड बैंड के साथ मार्च करवाया जाता है, और उनको बैंड के साथ मार्च पास्ट करवाया जाता है। उनकी रिकॉग्निशन होती है बहुत अच्छे तरीके से, और एक कह लीजिए ग्रैंड तरीके से। और वो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं एक्सेप्शनली जिन्होंने परफॉर्म किया होता, वो कंपनी हेड्स जो हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करके। सो ये जो रिकॉग्निशन है, इसमें कुछ मॉनेटरी रिकॉग्निशन तो जो होती है उसमें पीछे लेकिन इमोशंस जो हैं वो होते हैं कि हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है, और उसकी जो उसका सेंस ऑफ गिविंग होता है, इमोशंस उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स बिहाइंड दैट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ बी स्पॉन्टेनियस। इसमें ऑथर कहते हैं कि हर किसी को सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके जब आप किसी को अच्छा सरप्राइज़ देते हैं। जैसे कि किसी ने अच्छा काम किया, उसको एक्नॉलेज करने के लिए आप उसको सरप्राइज़ देते हैं। सरप्राइज़ इन द सेंस ऑफ कोई एक लंच, सरप्राइज़ लंच दिया, या सरप्राइज़ मूवी टिकट्स दे दी, या सरप्राइज़ ब्रेकफास्ट दे दिया, या सरप्राइज़ पिकनिक की आपने उनको ऑफ़र कर दी या टिकट दे दी। तो इस तरह से जो सरप्राइज़ आप किसी को करते हैं तो उससे क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो ये जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, इससे मोरल बूस्टअप होता है। फिर वही बात जो आती है घूम के कि मोरल बूस्टअप होता है, ऑब्वियस है कि फिर खुशी होती है। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है, और फिर अल्टीमेटली जो घूम के है कि वो अल्टीमेटली पे बैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ एनकरेज पेड टाइम ऑफ। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें जो है आपके जो आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको करना भी चाहिए नो डाउट, बट लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप चाहते हैं कि आप क्वालिटी टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ बताएं। आपकी ये इच्छा ज़रूर होती ही होती है, चाहे आप एम्प्लॉयर हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं, चाहे किसी भी पोजीशन पे हैं, क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। आपकी ये हमेशा एक मन में या डिज़ायर रहती है। तो कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजरल पोजीशन पे होते हैं, मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योर करे कि वो पेड ऑफ उनको फैसिलिटेट करवाएं, या उनको दिलवाएं, या उनको इंश्योर करें कि वो लें, ताकि वो अपनी जो कह लीजिए वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाएँ, अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को भी दे पाएँ। उससे क्या होगा कि वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे टाइमली या एफिशिएंटली, और उसके साथ साथ दो बेनिफिट होंगे। एक तो वो अपनी फैमिली को वर्क लाइफ बैलेंस उनका सही रहेगा, फैमिली को खुश कर पाएंगे, उनके साथ अच्छा उनका रिलेशन रहेगा, प्लस जब वो काम पे आएंगे तो वो एफिशिएंटली फोकस के साथ वो काम भी कर पाएंगे। अगर इस तरीके से उनको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी या इस तरीके से नहीं हो पाएगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। वो इस तरीके से कि वो ना तो वो फैमिली उनकी कह लीजिए लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, दूसरा वो काम पे आएंगे तो काम भी एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेंटली ना तो वो उनका दिमाग जो है घर पे होगा ना काम पे होगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को एफिशिएंटली अगर आपको करना है, आउटपुट लेनी है, तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। सेकंड है इसमें कि आपको एक और भी कर सकते हैं कि अनलिमिटेड कह लीजिए पेड ऑफ या एक फ्लेक्सिबल टाइम पॉलिसी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइम पॉलिसी होगी तो उसमें क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस आप बना सकते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ जिसको जिस टाइम में सूट करता है उस हिसाब से ऑफिस आ सकता है और अपने जो कह लीजिए वर्क लाइफ बैलेंस बना सकता है। जैसे कि एक कंपनी है कैबिज करके, वहाँ पे कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि अनलिमिटेड पेड ऑफ्स वहाँ पे देते हैं, और 6 वीक सबटैटिकल प्रोग्राम है,
या इन ऑफिस उनके मेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, क्लासेस लगती हैं, या ऑन साइट कोर्सेज़ होते हैं। तो इस तरह के 3-4 उनको कह लीजिए फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉइज़ को, जिसके जो कि अनकरेज करते हैं वो एम्प्लॉइज़ को इस तरीके से वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफर कंटिन्यूस ट्रेनिंग। कहते हैं हमारा जो लर्निंग है, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये जो हमारा लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसमें अगर आप कहेंगे कि ये आपकी स्कूलिंग ख़त्म होगी उसके बाद आपको लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इट्स रादर यू कैन से इट्स ए लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट जर्नी, कि आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए और आपको लर्निंग्स कंटिन्यू करनी चाहिए, चाहे वो किताबों से हैं, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम से हैं, चाहे जर्नल्स हैं, चाहे वीडियोज़ आप देख रहे हैं, चाहे किसी तरीके से भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मोरल बूस्ट अप होता है, आप इंस्पायर्ड रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, और जो ओवरऑल जो एक टीम वर्क है, जो एक वो उस पर जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और आपके इंडिविजुअल गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो उनको अचीव करने के लिए, उनको टारगेट्स को मीट करने के लिए आपको ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये आपको हमेशा कंटिन्यू रखने चाहिए, या टाइम टू टाइम ये करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए। और एम्प्लॉइज़ जो हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती रहती हैं तो वो हमेशा अच्छा फ़ील करते हैं, इन द सेंस कि वो फील करते हैं वैल्यूड, फील करते हैं कि वो महसूस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हम पे बहुत खर्चा कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड यू नो ट्रेनिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो उस तरीके से फिर वो भी अपना फिर बेस्ट पॉसिबल जो है वो पे ऑफ करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस, और इस तरीके से दोनों को बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होती है, इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, वो भी डेवलप कर पाता है, और इन रिटर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड वर्क प्लेस जो है एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव रहता है और एफिशिएंसी बढ़ती है सभी की। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं कि क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉई को एक बिल्कुल ही अलग या एक नए फंक्शन में उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ पे उसको एक्सपोजर देंगे या दी जाती है। उसमें क्या होता है कि उस फंक्शन की या उस एरिया की उस एम्प्लॉई को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, उसको अगर हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उसका एक्सपोजर देते हैं, उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अगर ट्रेनिंग देते हैं या एक्सपोजर देते हैं तो हो सकता है वह उसमें कुछ नए इनोवेटिव आइडिया वो एम्प्लॉई उस दे, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी उसकी, तो कुछ नया इनोवेटिव आइडिया दे सकता है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए या वहाँ के कह लीजिए वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंडली दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंदा समझ सकता है कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे उनको फेस करते हैं। कहने का मतलब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना, ये भी एक उसका फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉइज़ की ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वो बढ़ती है, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की सफरिंग्स को, एक दूसरे की परेशानियों को समझ पाते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक दूसरे को एडजस्ट करने की भावना बढ़ती है। तो इस तरीके से कोहेसिवनेस बिटवीन टीम्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वो बढ़ती है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट वो जो है वो ये है कि अप्लाई इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। इसमें क्या है कि ऑथर कहते हैं कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कैसा भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको बस जो भी है उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट एक्टिंग राइट नाउ, स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ, जस्ट डू इट राइट नाउ। इमीडिएटली आप जो कुछ भी है आपका सोच रहे हैं करना है तो उसको शुरू कर दीजिए, उसको वेट मत करिए, उसको आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कीजिए। जस्ट डू इट, डोंट वेट फॉर अनदर डे कि कल करूँगा परसों करूँगा, नो, जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ, नॉट टुडे, राइट नाउ।
तो और ये इससे करने से क्या होगा, कहते ऑथर कहते हैं कि इसको आप धीरे धीरे स्टेप्स में भी करिए, इसको ऐसा नहीं कि एकदम से कोई बड़े स्टेप लीजिए, आप छोटे छोटे स्टेप्स में स्टार्ट करिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। और ये जो कॉन्सेप्ट है डू बी गो एंड हैव, इसको फॉलो कीजिए और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप वही जो ऑथर कह रहे हैं कि आप अकेला सोचिए मत या प्लानिंग मत करिए, उसके बाद इस पे एक्ट करना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी स्टार्ट कर दीजिए। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आप कहते हैं लाइफ में सब कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं। ये जो 18 प्रिंसिपल्स इस बुक में ऑथर ने डिस्कस किए हैं वो सारे इसके ऑथर के खुद के एक्सपीरियंस हैं लाइफ के और वेल प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं उसके। तो इसको खुद उसने एक्सपीरियंस किया है, खुद उसको प्रूव किया है कि ये प्रिंसिपल्स कितने सक्सेसफुल हैं। तो हमें भी वो ऑथर इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि हम भी अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव करें और अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें और जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको हम किस तरीके से इंस्पायर रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अपने लाइफ में वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहना होगा, परसिस्टेंसी दिखानी होगी और किसी भी हालत में आपको क्विट नहीं करना है और अल्टीमेटली जो है आप सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल 18th जो है डू बी गो एंड हैव। सो इसी के साथ जो हमारा ये जो बुक है होमलेस टू बिलियनियर बाय एंड्रेस पिरे, ये हमारी कंप्लीट हो गई है आज और नेक्स्ट वीडियो से हम एक नई बुक को स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे फिर विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक बुक को हम डिस्कस करें आने वाले टाइम में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं, तो हम वो बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम एक नई बुक को स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। सो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।